आज के इस एपिसोड में हमारे मॉडरेटर के साथ साथ गेस्ट भी आ गए हैं, स्पीकर। तो बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा वेरी वेरी टॉपिक। सॉरी फॉर द डिले। मेरे घर में कुछ काम चल रहा था तो वो लेबर थोड़ा लेट आई और अभी वो लेट गई, तो आई एम वेरी सॉरी। मेरे घर में कोई है नहीं और काम कराने वाला। है, नहीं नहीं, कोई कोई बात नहीं नहीं। आज। है भी। और हम लोगों ने वो टाइम को इफेक्टिवली यूज किया। थोड़ा हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो तो यस। आज के संवाद के एपिसोड छठे में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं आज के स्पीकर डॉक्टर कार्तिक के बत्रा सर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में। और उन्होंने इस संवाद सीरीज का एपिसोड फर्स्ट भी किया था, और उसके बाद बिहार में आकर के बिहार की जो अभी विधानसभा इलेक्शन है उसके बारे में उन्होंने गहन एक फील्ड वर्क किया है, और उनका अनुभव है जो आज इस एपिसोड में वो हमारे साथ चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इनका बहुत सारा जो पहले का अनुभव है पॉलिटिक्स में, अलग अलग टीवी चैनलों में बहुत सारे इन्होंने पेपर पब्लिश किए हैं। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए आज इस एपिसोड में अपने पक्ष को रखेंगे। और इस एपिसोड 6 को मॉडरेट करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज कुमार, जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का अलुमनाई हैं। और उनका भी अच्छा खासा अनुभव है सोशल सेक्टर में, और बहुत ही अच्छा उनका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी में। अ, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने अपना योगदान दिया अभी तक, और खासकर बिहार में, ये बिहार से ही हैं और बिहार में इनका ज़्यादातर अनुभव रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है अ, वो है कि की फैक्टर क्या है जो जनरल असेंबली इलेक्शन को, बिहार के इलेक्शन को वो दिशा दे रहे हैं। इस बारे में हमारी चर्चा होगी। हम एक चीज बिफोर स्टार्टिंग द फाइनल सेशन, हम ये डिस्क्लेमर हमारा है कि ये संवाद जो सीरीज है अजीम प्रेमजी एलुमनाई के द्वारा शुरुआत किया गया है, यह किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स को या किसी भी विचारधारा को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। ये हम एजुकेशनल और समाज में पॉलिटिक्स को लेकर अवेयरनेस हो, इन्फॉर्म डिसीजन ले सके हमारे पब्लिक, इसको बढ़ावा देने के लिए इस तरह का हमने एक फॉरम क्रिएट किया है। और आज ये सक्सेसफुल हमारा एपिसोड 6 हो रहा है। इसमें आप सभी ऑडियंस का जो अजीम प्रेमजी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के फैमिली मेंबर से जुड़े हुए हैं और आउट ऑफ उससे भी जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्वागत है। तो हैंड ओवर टू यू पंकज कुमार जी, आपको। थैंक यू गनौरी। मेरे साथ चर्चा बहुत दिनों से हो रही थी कि हम मॉडरेट करें एक सेशन फर्स्ट से ही। बट समय नहीं मिल पा रहा था, बट थैंकफुली लास्टली मुझे मिला है चांस। तो आपको बहुत धन्यवाद अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। और बत्रा जी से हमारी मतलब ऑनलाइन मुलाकात पहले सेशन में ही हो गई थी। सो हैप्पी टू रिकनेक्ट, अच्छा लग रहा है फिर से मिलके। और हम लोग आगे चर्चा में चलते हैं। बत्रा जी, जैसा कि आप गए थे बिहार और मैं भी दशहरा के टाइम में बिहार में था, तो सिचुएशंस काफी डायनामिक है, हर दिन इवॉल्व हो रहा है। और नए डायमेंशंस जुड़ रहे हैं, नए पक्ष इमर्ज हो रहे हैं। तो कंसोलिडेशन, टूटना बिखरना सब कुछ पॉसिबल लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में किस तरफ बढ़ रहा है ये इलेक्शन? मतलब एक जनरल ऑब्जर्वेशन, पहले ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करना चाहेंगे कि चूंकि डेट्स अनाउंस होने के बाद काफी चीजें बदली है, काफी चीजें चेंज हुई है। और अभी आज के डेट में फर्स्ट पेज का नॉमिनेशंस का डेट भी खत्म हो गया है, बट अभी भी कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई है, लोगों के मन में शंका बनी हुई है। तो एक तो प्री इलेक्शन पोस्चरिंग चल रही थी, जो हम लोग समझ पा रहे थे कि तीन पक्ष में चल रहा है। एक महागठबंधन का पक्ष था, दूसरा इधर एनडीए का पक्ष था, और तीसरा एक जो थर्ड ऑप्शन के तौर पे इमर्ज हो रहे थे प्रशांत किशोर जी, उनका पक्ष था। बट ये तीनों का क्या डेट अनाउंस होने के बाद आपको लगता है कि इन तीनों में भी कुछ स्ट्रेटजी चेंज या कुछ चेंजेस आए हैं, या अभी भी वो उसी अप्रोच से इस इलेक्शन को देख रहे हैं और अप्रोच कर रहे हैं?
जी थैंक यू पंकज जी। मैं 3 से 7 तारीख को था बिहार में। जब मैं बिहार में था तो मैंने पटना के आसपास 4 5 जिले, मुजफ्फरपुर, सारण, जहानाबाद, आरा, ये सब देखा। पटना में भी देखा। और अभी फिर से मैं छठ के बाद जाऊंगा। 4 तारीख को मैं फिर पहुंच रहा हूँ पटना। 4 से लेकर 9 तक, क्योंकि इलेक्शन तो अब बनेगा। जैसे कि आपने कहा 7 तारीख के बाद जब मैं वापस आया, आप भी दशहरे के बाद जब वापस आए, बहुत कुछ हुआ है तब से। जी। देखिए, इस समय जो आपने 3 फॉर्मेशंस के नाम लिए, मैं तो ये कहूंगा जेएसपी, मुझे नहीं लग रहा कि उतना मुझे अब वो सीरियस लग रहा है जितना वो आज से 15 20 दिन पहले था। एटलीस्ट यहाँ से बैठकर और जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं जो मैसेजिंग गई प्रशांत किशोर की ना लड़ने की तेजस्वी यादव के सामने, वो मुझे लगता है बहुत अच्छी नहीं, एक अच्छा सिंबल नहीं दिया उन्होंने। क्योंकि प्रशांत जेएसपी का सारा कैंपेन बज पे था। और बस में एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है ऐसे मैसेजिंग की, आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं। 2014 में अरविंद केजरीवाल बनारस पहुंच गए मोदी से लड़ने। वो पता था उनको वो हारेंगे, हारेंगे। लेकिन उस एक फाइट से उनका नेशनल प्रोफाइल बन गया। और आम आदमी पार्टी की ऐसी बस हो गई कि बीजेपी के बाद नंबर 2 की, मतलब एक कहते हैं ना जिसे कहते हैं सिंबॉलिक जो पार्टी है वो ये। हालांकि उनको 4 ही सीटें आई पंजाब में। तो ये जेएसपी का महागठबंधन एनडीए में मुझे एक चीज दिख रही है, दोनों में से कोई भी क्लीन अलायंस नहीं है आज की तारीख में। महागठबंधन में वीआईपी का अलग, कांग्रेस का अलग, आरजेडी का अलग, अभी लेफ्ट और जेएमएम और आईएपी की हम बात ही नहीं कर रहे, पशुपति पारस की बात ही नहीं कर रहे। उसके बाद एनडीए में मुझे लगता है, जहां महागठबंधन में ऐसा हो रहा है जो यूजुअली कांग्रेस के साथ होता है, आरजेडी के साथ होता है, एनडीए में बहुत बड़े लेवल पर एक स्ट्रेटेजिक मुझे डिस्कॉर्ड लग रहा है। कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने जेडीयू के अंदर 2 धड़े कल्टीवेट कर लिए। एक धड़ा कल्टीवेट कर लिया और एक धड़ा नीतीश कुमार जी के साथ। तो जेडीयू आज की तारीख में जो मुझे लग रहा था जमीन पर कि सबसे अनटच्ड पार्टी अगर कोई थी तो वो जेडीयू थी। कि जेडीयू की मुझे साख ठीक ठाक लगी जमीन पर। नीतीश कुमार जी हालांकि अस्वस्थ भी हों, फिर भी लोगों का ये मानना नहीं है कि हम उसकी वजह से उनको वोट नहीं देंगे। लेकिन जेडीयू के पार्टी डायनामिक्स जो बदल रहे हैं, इससे अलायंस की डायनामिक पे क्या फर्क पड़ेगा जमीन पर, ये बहुत अहम होगा। और जिसे कहते हैं ब्लैक शीप, मतलब जो है पूरा इस प्रोसेस में, वो चिराग पासवान है। कि चिराग पासवान के जरिए बीजेपी जेडीयू कमजोर करने की कोशिश 2020 में भी करी थी, और इस बार सीटों के बंटवारे में बहुत साफ कर दिया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बहुत फ्लूइड सिचुएशन है अलायंसेस को लेकर। लेकिन जब मैं फील्ड पे था तो उस समय की मेरी रीडिंग ये थी, और मुकेश जी ने भी मुझे लगता है एक लंबा सा मुझे मैसेज भेजा था, कि देखिए, इस बार वो एंटी इनकम्बेंट वेव जनरेट नहीं कर पाए तेजस्वी। और इनफैक्ट वो मुद्दे जो वो उठा सकते थे वो ऑलरेडी पीके ने उठा दिए थे। प्लस जो पैसा पहुंचा दिया नीतीश कुमार और मोदी जी के नाम से, वो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। कि पैसा 75 लाख महिलाओं को मोदी जी ने भेजा, 25 लाख महिलाओं को नीतीश जी ने भेजा। लेकिन राइट। पैसा गया। तो जमीन पर दोनों के मन में लोगों के ये है कि ठीक है, मोदी भेजे नीतीश भेजे, एक ही बात है। एक ही बात, बिल्कुल। उन्होंने उस वो जो पॉलिसीज थी, पेंशन, ये जो बिजली माफ, इसने एनडीए को एज दिया हुआ था जब मैं फील्ड पर था, क्योंकि उस समय कोई काउंटर नैरेटिव नहीं था एमजीपी का। अब मैं ये बहुत इंटरेस्टेड होऊंगा देखने में, और आप लोग भी जो फील्ड पे हैं, अगर आप बता पाए, क्या तेजस्वी यादव का जो काउंटर नैरेटिव था, हर घर एक नौकरी, क्या वो जमीन पर पहुंचा है? क्या उसने जेंडर पर एक पोलराइजेशन क्रिएट किया है? ये अहम सवाल है। ये एक जो पॉइंट था कि मुझे जो उम्मीद थी, महागठबंधन को भी जो उम्मीद रही होगी, कि कांग्रेस इस बार कुछ दलित और ईबीसी वोट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी। क्योंकि देखिए, एक चीज में आरजेडी अभी तक विफल रही है, वो अपना वो इमेज नहीं ठीक कर पाई है गांव में, कि वो अग्रेसिव पार्टी है। लोग आज भी कहते हैं कि हम दे देते वोट, लेकिन कैंडिडेट ऐसा है आके बदतमीजी करता है, तो हम क्यों वोट देंगे? तो वो काम कांग्रेस को करना था। जब मैं जमीन पर था, मैं ऐसी किसी सीट पर गया नहीं जहां कांग्रेस बहुत एक्टिव है। एक शायद अन्य सिन्हा की सीट थी, लेकिन वो बहुत कमजोर थे वहां। तो वो वाला स्टडी भी मुझे अब करना है जाके, कि दलित किस तरफ झुक रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि देखिए, 30 35% वोट पक्का है महागठबंधन का। हम्म। आपको उसमें 5 से 7% वोट ही जोड़ना है। और अभी आप अलायंस पार्टनर को लाए हैं, बहुत बहुत चीजें हुई हैं, लेकिन अगर आप दलित वोट को शिफ्ट करा पाते हैं अपनी तरफ, तो मुझे लगता है कि अहम शिफ्ट होगा। लेकिन अब टिकट बंटवारे में एक हो गया अलायंसेस। अलायंसेस के बाद एक लेयर और होती है कि अलायंस में सीट तो मिल गई, आपने टिकट किन लोगों को दिया। राइट। कल मेरी किसी एक बहुत ही मतलब नॉलेजेबल व्यक्ति से बात हो रही थी,
उन्होंने कहा कांग्रेस ने टिकट बहुत खराब बांटे। अब ये मेरी जानकारी, मैं आपको सेकेंडरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये मेरी प्राइमरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है इस बार। राइट। अगर ये सेंटिमेंट है कि बिहार में कांग्रेस ने टिकट गलत बांटे हैं, तो जो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट मान लीजिए पिछली बार 30% था, अगर वो 45-50 होने वाला था तो शायद वो नहीं होगा। और एट द सेम टाइम बीजेपी में जहां टिकट थोड़े से बाहर के लोगों को बट रहे हैं, वहां बागी हो रहे हैं लोग। आप देखिए, मैथिली ठाकुर का टिकट आप सबने देखा, आपने देखा यस। जेडीयू में वो जो सांसद आकर धरना पे बैठ गए। तो ये सब यस। चीजें चल रही हैं। मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली पंकज जी, वंस अगेन, थोड़ा चुनाव सा इस पॉइंट चुनाव को सोच करना चुनाव चाहते हैं जी। चुनाव राजनीति के हत्थे चढ़ जाएगा। चुनाव हम्म। में कोई कंस्ट्रक्टिव नैरेटिव नहीं दिख रहा मेरे को आज की तारीख में, कि कुछ नया बिहार के लिए दिखे, कि यहाँ पे कोई एक नया नैरेटिव बनेगा। वही ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स, फिर से वही बात शुरू हो गई है। नीतीश जी तो यहाँ भी जा सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं। मतलब एज अ यंग इंडियन आई फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसगस्टेड विद दिस नैरेटिव, कि नीतीश जी यहाँ भी जा सकते हैं, वहां भी जा सकते बिल्कुल। आई थिंक दो तीन चीजें आपने जो बोली उसमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि अभी तक जेडीयू बड़े पार्टनर के तौर पे रहा था बिहार में, बट विथ लास्ट जो इलेक्शन हुआ 2020 का, और उसमें बीजेपी ने जो चिराग पासवान का कार्ड खेला उनके साथ, उससे उनको पहले तो कट्टू साइज किया गया। एंड नाउ दिस इलेक्शन यू कैन सी वेरी क्लियरली कि उनको बराबर सीटों पे ले आए ये, एटलीस्ट बड़ा नहीं तो बराबर तो कर लिया है। डायरेक्टली छोटा नहीं कर पाए, लेकिन बराबर पे उनको मानने को मजबूर कर हैं। दिया। और उसमें भी पंकज जी क्वालिटेटिवली आप देखिए, एक सीट का मैं नाम लूंगा जो बीजेपी ने एलजेपी को दे दी, राजगीर की सीट। यस, विच इज राजगीर वेरी। वो जगह है जो जेडीयू ने कितने कल्टीवेट किया है पिछले कुछ सालों में, अभी वहां पर हॉकी टूर्नामेंट हुआ। यस। आप राजगीर जैसी सीट कैसे जेडीयू से छीनकर एलजेपी को दे सकते हैं, अनलेस यू आर ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज। यस। सो वही मैं वह उसी तरफ इशारा कर रहा था कार्तिकेय जी, कि क्या इशारा बड़ा क्लियर है कि अ, जो हमारा मतलब सत्ता की जो चाबी मेन होती है नीतीश जी से शिफ्ट हो रही है। क्या वो फोकस उनके से हटाने का मैसेज साफ साफ इससे आ रहा है, क्योंकि एक तो बड़े भाई से बराबरी पे ला दिए, दूसरा ऐसी सीटें जहां पे ट्रेडिशनली जदयू समता पार्टी के टाइम से लड़ रही थी, वो सीटें उनसे ले ली गई हैं। और कहीं ना कहीं ये दिखता है, क्योंकि अभी चिराग का कद थोड़ा बढ़ता भी दिख रहा है, क्योंकि उनको 30 सीटें मिली, बाकी के पार्टनर्स को 4-4 6-6 ऐसे सीट मिली हैं। तो ये दिख रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उस स्ट्रेटजी को और कंसोलिडेट करते हुए दिख रही है कि वो सेंटर स्टेज ले, अगर डायरेक्टली नहीं तो चिराग के थ्रू ले, और बीजेपी जदयू को और कट्टू साइज किया जाए। दूसरी तरफ दूसरे महागठबंधन में भी कैंडिडेट्स वगैरह फाइनल होने में बहुत इशू हो रहे हैं। अभी तक उनका अलायंस का सीट फाइनलाइजेशन डिक्लेयर नहीं हो पाया है। इनफैक्ट मैं आज भी देख रहा था न्यूज में, कुछ कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि हमारा अलायंस कभी भी टूट सकता है। हालांकि कांग्रेस की इतनी कुवत है नहीं बिहार में कि शायद अकेले लड़ जाए, बट एक पोस्चरिंग अभी भी चल रही है। और बट वो चाहते हैं कि हमारी सीट्स पिछली बार से ना घटे, और लालू जी भी बहुत हार्ड बार्गेनर हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं। वो समझ रहे हैं कि इनको ज्यादा देने से हमारे लॉस होंगे। तो आई थिंक बहुत ही डायनामिक सिचुएशन है। लेकिन जो आपने कहा कि ये जदयू को कमजोर करने की जो कोशिश है, या जदयू को जिस तरह से स्ट्रेटेजिकली छोटा किया जा रहा है, वो बहुत क्लियरली दिख रहा है इसमें। मैं भी ये फील करता हूँ कार्तिकेय जी, जो आपने बोला कि जन स्वराज का जो इमेज बना था, थोड़ा उसको धक्का लग गया है विथ प्रशांत किशोर नॉट फाइटिंग। और अब ये ऐसा, लोग भी मतलब मैंने भी बहुत लोगों से बात की और ये समझ में आया कि लोग उनके मुद्दे उठाने से इम्प्रेस्ड हैं, उनके वे ऑफ कनेक्ट से इम्प्रेस्ड हैं, लेकिन उनको डर है हमारा वोट वेस्ट ना हो जाए पंकज जी, कहीं। लेकिन इसमें एक बात और थी ना, कि जब आप बिहार में जब गया था 10 दिन पहले, उनका जो कैंपेन था वो यूनिफॉर्म नहीं था जोग्राफिकली। ऐसा नॉट नहीं था कि ज्यादा वो सब। हर जगह पे इक्वली, बट वो ऐसे दिखाया जा रहा था उनको मीडिया में जैसे वही चुनाव लड़ रहे हैं बस। वो बार बार सेम बात हम कह रहे थे। अभी ही इज द ओनली विजिबल फेस, क्योंकि ही इज द ओनली वन वर्किंग ऑन द ग्राउंड। अभी मेजर पार्टीज आई नहीं है। वो जैसे ही मेजर पार्टीज आई, देखिए प्रशांत किशोर उड़ गए मीडिया नैरेटिव से। यस। वो ऐसा, अब ऐसा लगता है कि वो नैरेटिव हाईजैक करने ही आए थे बस।
तो उसके उनके प्रेजेंस के पीछे जो रीजंस थे या जो फैक्टर्स थे उनको लेके जो स्पेकुलेशंस हो रही थी, उनमें से कई स्पेकुलेशंस में अब दम लगता है। हैविंग सेड दैट, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, उन्होंने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए, लेकिन यस। उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन तो मुझे नहीं दिख रही। वो मुद्दे अब आज की तारीख में कौन उस मुद्दे पे बात कर रहा है बिहार में? आज की तारीख में एनडीए बात कर रही है हमने महिलाओं को पैसा दे दिया, तेजस्वी बात कर रहे हैं हर घर एक सरकारी नौकरी। वो नौकरी देंगे, वो बात कहां गई? उद्योग आएंगे और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। तो एजुकेशन वो जिस बिल्ड तरीके होगा। का एक पूरा एक माहौल बनाया गया था जिसमें एक प्रॉमिस था, वो मैंने जैसा आपको कहा ना कि अनफॉर्चुनेटली ये फिर एक बिहारेस्क चुनाव बन के रह जाएगा। इसमें कुछ नया नहीं होगा, एक्सेप्ट मे बी कैश ट्रांसफर्स, थोड़ी बहुत सरकारी नौकरी की बात, अनफॉर्चुनेटली। और वो भी मतलब हर घर को नौकरी दे पाना एक अलग तरह का मतलब प्रॉमिस है, पॉसिबल और नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो नहीं है। अगर आप लॉजिकली रैशनली उसको एग्जामिन करते हैं, और जो लोग, काफी सारे लोग इस बात को समझ भी रहे हैं, तो और सरकारी नौकरी का वादा है तो हम्म। एनीवे। लेकिन मेरा एक सवाल था कि क्या अभी भी जो महिला वोटर और जो ईबीसी वोटर, कुछ युवा वोटर, क्या वो नीतीश जी के साथ आपको लगे आफ्टर यस, ऑल दिस? ईबीसी महिला बिल्कुल है। एक्सेप्ट अब एक चीज जो मेरे को समझनी है कि जब बीजेपी और नीतीश जी में खटास पैदा हो रही है, जी, पर्सनली नीतीश जी, मैं राइट, जेडीयू की बात नहीं कर रहा, जेडीयू में भी अब दो जेडीयू में, बिल्कुल। अगर नीतीश जी की तरफ से ये मैसेज चला जाता है ईबीसी वोटर को कि भाई मेरी सीट पर तो मुझे वोट दो, हम्म, लेकिन बीजेपी पर इतना भरोसा मत करो, तब क्या होगा? ये हम्म, ये बहुत अहम है मुझे लगता है, क्योंकि वो वोटर ईबीसी का और महिला वोटर पक्का अभी भी नीतीश जी के साथ है। दलित वोटर में रविदास थोड़ा महागठबंधन की तरफ दिखता है, पासवान वोटर आपको चिराग की तरफ दिखेंगे, हम्म, मुसहर गया में आपको दिखेंगे मांझी की तरफ। जो बाकी यस, दलित हैं वो बटे रहते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा वो एनडीए की तरफ रहते हैं। वहां स्कैटर, मैं वही कह रहा था, कांग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटी थी कि वो रविदास और अन्य दलित में अच्छी सेंध मार सकती थी। हो सकता है जमीन पर अभी भी कुछ ऐसा हो रहा हो, क्योंकि देखिए पिछले 10 दिन में दलितों को लेकर दो तीन मुद्दे नेशनल मीडिया में आए। वो चाहे गवई साहब का मुद्दा हो, चाहे हरियाणा में सुसाइड का मुद्दा हो, चाहे अभी यूपी में भी एक मुद्दा आया है, कोई वाल्मीकि है उनको लेकर। ये मुद्दे अगर कांग्रेस और आरजेडी बुना पाए जमीन पर, तो शायद कांग्रेस को दलित वोट एक मिल सकता है जो लोकसभा में आया था उनकी तरफ। बट और लेफ्ट का भी इसमें सपोर्ट रहेगा कुछ एरियाज में। बिल्कुल। लेकिन मैं फिर, और देखिए एक चीज, एक माइक्रो फैक्टर समझिए क्या है। आप जब खगड़िया साइड जाएंगे आपको एक जाति मिलेगी, सांसी, पान सांसी, 1-1.5% की जाति है पंकज जी, लेकिन क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में ये एससी से ओबीसी में आ गए। तो इनको नाराजगी है कि हमें एससी के राइट्स नहीं मिल रहे। तो अगर वो जाति भी कन्वर्ट हो जाती है टुवर्ड्स महागठबंधन, तो हम कुछ कह नहीं सकते। मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये कोई वेव इलेक्शन नहीं है, बहुत उदासीन सा इलेक्शन है। आप बस इसमें एक्साइटमेंट वही है जो पैसा मिला है। मैं इसमें बहुत कुछ देख पा रहा हूँ जो झारखंड में मैंने पिछले साल देखा था। उदासीन इलेक्शन है, बाय डिफॉल्ट वोटिंग है। हाँ, लेकिन महिलाएं बहुत उत्साहित हो गई एकदम से कि पैसा आया जी, हेमंत सोरेन ने पैसा भेजा। और उसमें क्या होता है, दूसरे जातियां जहां से आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है वोट की, वहां की महिलाएं महिलाएं बन के वोट दे देती है। तो ये हेमंत सोरेन के साथ झारखंड में हुआ, एमपी में शिवराज जी के साथ हुआ, महाराष्ट्र में शिंदे जी के साथ हुआ, तो ये यहां पर भी होगा। लेकिन यहाँ अब भी। उसमें काउंटर नैरेटिव और है, मैंने ये बात फील्ड से दसियों बार कही थी। जीविका दीदी में सबको पैसा नहीं मिला है, कवरेज 100% नहीं है। इसका एक मुद्दा बन सकता था, आरजेडी बना सकती, शायद अभी भी बना सकती है, बट तब तक नहीं बना पाई थी। उसका मुद्दा जन स्वराज पार्टी के कुछ युवा लोग बना रहे थे कि देखिए सीएम दीदी ने गांव में घूस ले ली, इसलिए कईयों को मिला कईयों को नहीं मिला। ये एक बहुत अच्छा मुद्दा बन सकता था अपोजिशन की तरफ से। अगर आप एग्जीक्यूशन पर इसको ले जाएं, इंटेंट में बोले हाँ हम भी चाहते हैं पैसा देना, लेकिन पैसा सही तरीके से मिलना चाहिए जी, तो मुझे लगता है कि अभी ये सब जाके पता चलेगा दिवाली छठ के बाद कि क्या माहौल है जमीन पर। बट अभी उस समय जब मैं वापस आया तो मुझे एनडीए आगे लग रहा था, क्योंकि काउंटर नैरेटिव था नहीं, और जातियों का जो बंटवारा था वो तकरीबन तकरीबन एनडीए के साथ था। लेकिन अब जो खटास पैदा हुई है नीतीश जी बीजेपी में, जो महागठबंधन में अभी तक अनसर्टेनिटी है, अभी तो देखिए कई ऐसी सीटें हैं महागठबंधन की पंकज जी जहां दो पार्टियों ने कैंडिडेट उतार दिए हैं। यस, मोर देन 10 सीट्स तो आई कैन नेम। तो अब कल कल विड्रॉल का डेट है, मुझे लगता है कल क्लैरिटी आएगी कि कितना ये लोग सेटिंग कर पाए हैं, क्योंकि कल तक भी साख बचाने का एक चांस है।
और मुझे लगता है राहुल गांधी तेजस्वी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें अगर तो बेहतर हो जाएगा। बट इंटरनल कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें शायद नहीं पता। अभी केस भी चल रहे हैं तेजस्वी पर, यस। तेजस्वी पर भी केस चल रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाँ, मैं उसी पे कहना चाह रहा था कि जैसे जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हैं राजेश राम जी, उनके अगेंस्ट आरजेडी ने सिंबल दे रखा है। नाउ आप जो एक हम लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस ने थोड़ी सी इमेज रिपेयर की है, बिल्डिंग करने की कोशिश की है अपने फ्रेंचाइज का, वो उनके अगर स्टेट प्रेसिडेंट के साथ आरजेडी का कैंडिडेट का फाइट होता है, एंड ही हिमसेल्फ हैज सेड कि फ्रेंडली फाइट कुछ होता नहीं, फाइट फाइट होता है। अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम एक दूसरे के अगेंस्ट हार जीत के लिए लड़ रहे हैं। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस के बाकी के वोटर्स में बड़ा ही रॉन्ग सा मैसेज जाएगा कि क्या जो पार्टी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट को हराना चाह रही है हम उसके दूसरे कैंडिडेट्स को वोट दें। तो ये शायद नहीं, सिर्फ वो मैसेज नहीं जाएगा ना पंकज जी, मैसेज क्या जाएगा? दलित समाज में क्या मैसेज जाएगा आरजेडी के प्रति? या बिल्कुल कि भाई राइट। आप अपने सामने जो पार्टी प्रेसिडेंट दलित है वो आप उनको काटने में लगे हुए हैं। तो यस। ये सब चीजें हैं, बट मैं फिर कहूंगा कल का इंतजार करते हैं, अभी सिचुएशन बहुत फ्लूइड है इसमें अभी कंक्लूजन। बट हाँ, दोनों ही अलायंसेस मुझे बहुत क्लीन नहीं लगते, दोनों के अपने प्रॉब्लम्स हैं। यस। एनडीए को आप ये बेनिफिट दे दो कि एक तो वो सत्ता में है, दूसरा बीजेपी की मशीनरी ऐसी है कि वो आखिरी लैप में अगर गेम इक्वल भी होगी ना, वो आगे ले जाएंगे गेम। तो राइट। इसीलिए आप देखिए हरियाणा में क्या हुआ, मैं बार बार उसका एग्जांपल देता हूँ क्योंकि वहां पे आखिरी 5-6 दिन में बीजेपी ने चुनाव बना लिया। तो वो आपको एक लेके चलना पड़ता है मार्जिन ऑफ एरर, जो जेएमएम ने बहुत अच्छे से लेके चला था। मैं जमीन पर था, मैंने वो इलेक्शन बहुत अच्छे से क्लोजली देखा था। मेरी जेएमएम में टॉप लीडरशिप से रांची में बात हो रही थी, उनके जो सीएमएम में जो लोग काम कर रहे थे, वो हर दिन हर सीट की ट्रैकिंग कर रहे थे। उनको पता था कि बीजेपी आखिर तक नहीं छोड़ेगी बात को। लेकिन बिहार में क्या ऐसी ट्रैकिंग होगी, क्या ऐसे एनालिटिक्स यूज होंगे, क्या उसको डेंट कर पाएगा, ये मैं नहीं जानता। बट मैं ये जरूर जानता हूं कि आखिर में अगर गेम इक्वल है तो एडवांटेज एनडीए। क्योंकि देखिए एक चीज और है पंकज जी, 18 सीटें आप देंगे मुकेश सहनी को, उसमें राइट। अगर उनके 8 भी लोग हैं और बाकी 10 आरजेडी और कांग्रेस के हैं, वो 8 में से अगर 4 भी जीत जाते हैं तो वो 4 अप फॉर ग्रैब्स है। करेक्ट। इसीलिए बहुत सी एक हेजिटेशन, कहते हैं ना कि वो दे क्यों नहीं देते मुकेश सहनी को सीट, दे दो। छोटी पार्टी को सीट देने में रिस्क सिर्फ सिर्फ इलेक्शन जीतने हारने का नहीं है। पोस्ट इलेक्शन शिफ्ट। इलेक्शन क्या होगा बहुत बड़ा रिस्क है। यस। 5 सीट की पार्टी बनकर आती है, आप देखिए आरजेडी ने क्या किया एआईएमआईएम के साथ। उनके 4 एमएलए पांच ले लिए। एमएलए आए थे, 4 तोड़ के ले गए। हरियाणा में कांग्रेस ने 2009 में क्या किया था, 7 आए थे जनहित कांग्रेस के, 6 तोड़ के ले गए। तो इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल था कार्तिकेय जी कि एक तो महागठबंधन की कोशिश थी खास करके आरजेडी की कि हम एम बाई पार्टी से ए टू जेड पार्टी बने, जो बार बार तेजस्वी जी बोलते भी नजर आए। तो उसमें कितना ये लोग सक्सीड कर पाए हैं अपना उस ट्रेडिशनल वोटर बेस को एक्सपैंड करने में, कि और भी पार्टियों को, जैसे मैं देख रहा था उनका सीट्स का जो सिलेक्शन है कैंडिडेट्स का, मोस्टली जहां पे भी सिंबल्स दिए जा रहे हैं अच्छा खासा, मतलब अदर देन एम बाई उन्होंने पकड़ा है। इनफैक्ट मुस्लिम्स के सीट्स कम किए हैं उन्होंने, मतलब टिकट्स, और ज्यादा अपर कास्ट के लोगों को देते दिख रहे हैं, प्लस उनका जो ट्रेडिशनल ओबीसी का वोट बैंक है। तो क्या वो एक्सपेंशन का कोशिश उनका सक्सीड हुआ है? और दूसरी तरफ जो सीमांचल का हमारा एरिया है, जहां पिछली बार एमआईएम स्ट्रॉन्ग फोर्स के तौर पे 5 सीटें जीत के एकदम से निकल आई थी, क्या इस बार भी ऐसा ट्रेंड रिपीट होता दिखने वाला है, या इस बार फिर वो ट्रेडिशनल मुझे ही दो? मुझे दो वोट बैंक लगते हैं जो महागठबंधन आई कर रहा होगा इस बार। एक जो 11% मुस्लिम वोट एमआईएम ले गई थी, और जो तकरीबन 13% वोट रविदास का जो बीएसपी ले गई थी। हम्म। अगर आप ये दो वोट बैंक देखें, आप मिला के तकरीबन 1.5-2% का स्कोप है महागठबंधन के पास इन वोट, क्योंकि इन दोनों पार्टी की क्रेडिबिलिटी काफी हद तक कम हो गई। हम्म। मुझे नहीं लगता कि सीमांचल में जो वोट बंटवारा पिछली बार हुआ था वो एमआईएम की तरफ इस बार होगा। प्रशांत किशोर की तरफ फिर भी हो सकता है, हम्म। हालांकि मुझे अब वो भी चांसेस कम लग रहे हैं। ये इलेक्शन बाइपोलर हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, यस। मुझे लग रहा है दूर से। बाकी आप अगर वहां बैठे हैं तो आप भी मुझे बताइए, हो सकता है मेरा ज्ञानवर्धन हो जाए उससे। नहीं, मैं भी बैंगलोर में ही बैठा हूँ, बट एनीवे मतलब ये फीलिंग है, क्योंकि जो इंटरेस्ट प्रशांत किशोर की तरफ जगता दिख रहा था वो फिजल आउट भी होता जा रहा हाँ। है। और वो स्ट्रांगली फिजल आउट हुआ जब उन्होंने
मैं अपना जैसे बताऊं आपको, कल मैंने एक न्यूज सुनी पंकज जी, मुंगेर की जेएसपी की पूरी यूनिट बीजेपी में जाकर मिल गई है। अब ये मैंने सुना है, ये वेरीफाइड नहीं है। हाँ, एक जगह पे उन्होंने सिंबल दिया लेकिन कैंडिडेट लास्ट मोमेंट में इलेक्शन मतलब नॉमिनेशन करने ही नहीं पहुंचा। हम्म। उसके पहले उसको मैनेज कर लिया गया। तो तो इस तरह ये की भी ये चीजें चल रही है। हाँ, ये सब है। वही बात है कि इनको कितना सीरियसली लिया जाए। मेरे को लगता है उनमें आते थे बाइपोलर हो जाएगा, जहां पे कैंडिडेट के भरोसे ये कुछ जीत पाएंगे वोट, वहां पे ये डेंट करेंगे। अभी भी इनका वोट शेयर आएगा, ऐसा नहीं है। और देखिए, ये बात याद रखिएगा, पिछली बार भी एनडीए में चिराग पासवान को भी मिला दें अगर, और आरएलएसपी को भी मिला दें, तब भी मिला के 82% वोट आता है इन दोनों अलायंसेस को। 18% तो अन्य को जाता है। बिल्कुल। उस अन्य में से भी तो प्रशांत किशोर ला सकते हैं ना वोट, जरूरी थोड़ी है कि इसमें से ही लाना है वो 82% में। वो वाला वोट भी तो ले सकते हैं ना, जो ये फ्लोटिंग 17-18% का वोट है। हम्म, तो अंत में वो जो इनका 6-7-8% वोट आएगा, ये देखना बहुत अहम होगा। क्या वो उस थर्ड थर्ड कैटेगरी के वोट को कंसोलिडेट कितना कर रहे हैं, और कितना वो डेंट कर रहे हैं इन दोनों अलायंसेस। यस। नहीं, ये सही पॉइंट है। मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत दो पक्ष के तरफ ही क्लोजली होते जा रहा है और थर्ड कोई अल्टरनेटिव लोगों को रियली दिख नहीं रहा है। और नीदर लोगों ने इस तरह से वोटिंग का मतलब इंपिरिकल एविडेंस भी है। जैसे पिछली इलेक्शंस में आप देखेंगे मात्र एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता था। तो वहां हम्म। इधर और ही हो जाता है, या तो आप इस तरफ जा रहे हैं या उस तरफ जा रहे हैं। कोई जनरली दूसरी तरफ वोटिंग करके, किसी इंडिपेंडेंट की तरफ वोटिंग करके अपना वोट वेस्ट करना नहीं चाहता है। और मैंने बहुत लोगों से ये समझा, लोगों को इंटरेस्ट था उनके मुद्दे में, इंटरेस्ट भी थे, लेकिन वोट वेस्ट हो जाने का बड़ा डर था कि इनको दूंगा और ये उस लायक नहीं होंगे कि सरकार में आ पाएंगे, डेफिनेटली नॉट खुद से बना पाएंगे। और उसमें हम नहीं चाहते हैं कि जिस कोलिएशन को मैं नहीं चाहता हूं वो सरकार में आ जाए। बट कर नहीं सकते क्योंकि इतना अभी सीट शेयरिंग को लेके चल रहा है मैड रस कि, और नीतीश जी पता नहीं कब अपना अंतिम निर्णय बदल लें, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मुझे याद है पिछली इलेक्शंस में उन्होंने कई जगहों पे मंच से खुलेआम कहा था ये मेरा लास्ट इलेक्शन है, इसके हम्म। बाद मैं वोट नहीं मांगने आ रहा हूँ। बट होता है, पॉलिटिकल एमनेसिया भी एक चीज है, लोग भूल हम्म। जाते हैं। तो मैं, ये सब सवाल थे मेरे पास। बाकी किसी का कोई सवाल है तो हम लोग ले सकते हैं उसको। चैट में तो आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग। अदरवाइज कोई पूछना चाहता है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। तो मेरी आवाज आ रही है पंकज जी? हाँ हाँ, मुकेश जी, आ रही है। बत्रा साहब देखें, मैं एक चीज ये देख रहा हूं कि जो यूथ है उनके अंदर तो पीके का असर ये रहा कि थोड़े मुद्दे वो पूछने लगे, थोड़ी बातें होने लगी। एक तो ये है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि उससे वो क्या होता है कि जो परिवर्तन की बात कह रहे हैं वो कहीं पार्क होता हुआ नजर मुझे तो आ रहा है, एक। करेक्ट। दूसरा, मुझे लगता है कि पीके ने जो प्रोहिबिशन के बारे में बोला, वो ना वुमेन को उनके अगेंस्ट गोलबंद कर रहा है। और कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा कि वुमेन ये भी कह रही है कि पीके भी और तेजस्वी भी ये दोनों बातें कह रहे हैं, तो थोड़ा वो गोलबंद हो रहे हैं। ये एक हो गया। तीसरी क्या है कि अभी इतनी तो जो उठापटक हो रही है ना, तो मैं देख रहा हूं कि वोट जो वोटों की ट्रांसफरेबिलिटी थी, उसमें दिक्कत मुझे दिखने लगा है हर एक लेवल पे। अब ये सब मिले कैसे प्ले आउट करेगा, हम्म। ये थोड़ा मैं समझना चाह रहा हूँ। अनक्लियर अनक्लियर है। आखिरी बात पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये अभी हमको भी नहीं पता। बिना जमीन पे जाए नहीं बोलूंगा मैं कुछ। लेकिन आपकी एक बात कि पीके के खिलाफ महिलाएं गोलबंद हो रही हैं, हम एक्चुअली इस पे एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं मुकेश जी। बिहार में भी हमारा काम चल ही रहा है कि जब कोई नया एंट्रेंट आता है ना, उसको किसी को नाराज करने का डर नहीं होता। उसको है बस जितना आ जाए वो काफी है। तो इवन इफ पीके नाराज कर रहा है एक महिला के सेक्शन को, उसके लिए वो कोई लॉस है ही नहीं, क्योंकि उसका स्टार्टिंग ही जीरो है।
राइट। तो इस समय ही डजंट केयर, उसको है कि क्या बोलकर मैं अपना वोट शेयर मैक्सिमाइज कर दूं। ये जो डर की बात है, ये आरजेडी को हो सकती है, जेडीयू को हो सकती है, लेकिन पीके को नहीं है। पीके डजंट केयर, कोई बात नहीं, अगली बार जब इलेक्शन में आएंगे 8% 9% की पार्टी बन के तो महिलाओं के लिए कुछ अच्छा अनाउंस कर देंगे। इस बार कम से कम बात तो चले, कि बैलेंसिंग के चक्कर में पता चले ना इधर के हुए ना उधर के हुए। तो मुझे ये मुझे लगा। बाकी जो आपका ट्रांसफरेबिलिटी वाला पॉइंट है, वो मुझे लगता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कारण इसीलिए, और शायद देखिए अभी उस दिन होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट जो आया है कि जो मुख्यमंत्री का चयन लेजिस्लेचर पार्टी करेगी, यू कैन रीड सो मच बिहाइंड इट ना, कि यस। इससे क्या होगा जेडीयू वोटर में। लेकिन इसका एक आर्ग्यूमेंट तो ये है, भाई जेडीयू का वोटर तो जब आएगा वो आएगा, बीजेपी का अपना ही वोटर अगर हताश बैठ जाएगा कि फिर से जेडीयू का ही सीएम आएगा, तो वो निकलेगा ही नहीं वोट देने किसी को। तो वॉज द होम मिनिस्टर स्टेटमेंट गियर टुवर्ड्स द बीजेपी वोटर, द बीजेपी काडर, कि भाई काम करो, अभी कुछ तय नहीं है कि यही बनेंगे मुख्यमंत्री, हम भी बन सकते हैं, हमारा भी बन सकता है। हम्म। बट ये ट्रांसफरेबिलिटी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे पक्ष दूसरा में पक्ष में मैं थोड़ा ऐड करना चाह रहा था, क्योंकि कैंडिडेट्स को लेके मैं जब बातचीत कर रहा हूं तो बड़ी क्लियरली समझ में आ रही है कि लोग लेफ्ट पार्टीज को, आरजेडी को एक हद तक, मतलब वहां थोड़ा सवाल भी है, लेकिन जेडीयू को, लेफ्ट पार्टी को और बीजेपी को ये कहता हुआ नहीं दिख रहे हैं कि ये लोग पैसा लेके इन्होंने सीट दिया है। बाकी एलजेपी में, कांग्रेस में और कुछ हद तक आरजेडी में भी सुनाई पड़ रहा है कि ऐसी बात है। हाँ, तो बीजेपी को पैसे की जरूरत क्या है? पैसा देकर टिकट देने की जरूरत क्या है बीजेपी को? जेडीयू में तो ये नैरेटिव चला अभी कुछ दिन पहले, जो मुझे याद है, मे बी नॉट सो मच, बट कांग्रेस और आरजेडी में तो ये बात, देखिए मुकेश जी, सिंपल सी बात है, मतलब आई नो दिस इज ऑन द रिकॉर्ड बट आई हैव नो फियर इन सेइंग दिस, जो छोटी पार्टी जितनी होगी वो उसका उतना रिलायंस लोकल फंडिंग पे होगा, और लोकल फंडिंग का एक जरिया होता है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी बात, अगर कांग्रेस 50-60 सीटों पे लड़ रही है, तो कांग्रेस भी जानती है कि 50-60 में उसका रियलिस्टिक चांस शायद 35 सीटों पर है। तो 20-22 टिकट वो ऐसे बांटेगी जो उसको पता है कि कुछ मिलना नहीं है इससे वोट वाइज। तो इसका एक और बेनिफिट हम ले सकते हैं, दैट वी मोबिलाइज सम रिसोर्सेज। ये सारा इलेक्शन का एक गेम है, मतलब ये इसमें इट इज अ हार्ड रियलिटी विच वी कांट शाय अवे फ्रॉम, कि कांग्रेस आज 3 स्टेट्स में सत्ता में है, जिसमें एक हिमाचल है जिसका कुछ कुछ पैसा नहीं है। कांग्रेस की जो भी फंडिंग आज की डेट में आ रही है वो कर्नाटक और तेलंगाना से आ रही है। तो ऑफ कोर्स कांग्रेस को लोकली भी पैसा मोबिलाइज करना पड़ेगा। तो मैं तो पार्टी की एंड से भी देखता हूं, यही बीजेपी जब कल केंद्र सत्ता से बाहर चली जाएगी और उसकी सरकारें कुछ राज्यों में कम हो जाएंगी, आप देखेंगे सेम प्रॉब्लम बीजेपी के साथ भी आएगी। तो कांग्रेस के बारे में तो ये कहा जाता है ना, इट इज अ पुअर पार्टी विद रिच पीपल, कि भाई, अब आप समझ ही गए हैं, मैं इसके बियॉन्ड कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। जी जी, थैंक यू। बाकी ये सब ये इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास पंकज जी, मुकेश जी। हाँ, एक एविडेंस है जो मेरी रिसर्च है, कि छोटी पार्टी ज्यादा वेल्दी कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं। ये रिसर्च में मैंने दिखाया हुआ है, ये मेरा पेपर भी एक है, वर्किंग पेपर है। और उसकी मेरी थ्योरी यही है कि क्योंकि छोटी जो लोकल रीजनल पार्टीज हैं, उनके पास नेशनल लेवल पे मोबिलाइज करने के लिए पैसे के चांसेस नहीं होते। अगर अखिलेश यादव को यूपी का चुनाव लड़ना है, उसको यूपी से ही पैसा एक उठाना है, उसके लिए बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र ऑप्शन नहीं है। तो उसको वहीं से जो करना है, तो उसमें कैंडिडेट सिलेक्शन भी एक चैनल बन जाता है। लेकिन अगर बीजेपी को यूपी का चुनाव लड़ना है, तो बीजेपी के पास तो महाराष्ट्र में भी सरकार है, उड़ीसा में भी सरकार है। तो बीजेपी कह सकती है हम साफ कैंडिडेट, क्योंकि बीजेपी के पास वो लिबर्टी है। ऑफ कोर्स यू कैन से वो लिबर्टी इसलिए क्योंकि बीजेपी ने इतने साल काम करके बाकी राज्यों में सरकारें बनाई हैं अपनी, यस। एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन ये सब चीजें इंटर रिलेटेड है। अवधूत, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस, मुझे एक सवाल ऐसा था कि जैसे आरजेडी और जेजेडी भी नई पार्टी बनी है, तो वो दोनों में कैसा कंपटीशन देखने को मिल ये सकता है? तेज प्रताप की ना। तेज प्रताप यादव की, और जो छोटी पार्टीज हैं ये, अगर कहीं उनमें बीच में
तनाव निर्माण होता है तो कोई तीसरी पार्टी को भी उससे फायदा हो सकता है। तो ऐसे कैसे कितने कैंडिडेट हैं जो तीसरी पार्टी को फायदा कर दे सकते हैं इन दोनों के बीच में, या कैसे सिचुएशंस है नहीं, अभी? बिल्कुल है। देखिए, इसमें जेएसपी है, तेज प्रताप जी की पार्टी है, एमआईएम है, बीएसपी भी चुनाव लड़ेगी। अब मैं सुन रहा हूँ सुभाषपा भी आ रही है यूपी चुनाव लड़ने के लिए, राजभर जी की पार्टी। जब मैं पटना में था, बहुत दिलचस्प ये हुआ, हमारी ट्रेनिंग चल रही थी एक हॉल में। ऊपर के हॉल में यूपी की निषाद पार्टी का सेमिनार चल रहा था कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। तो देखिए, कैंडिडेट के आधार पे, जाति के आधार पे 1-2% इधर उधर आप वोट खींच सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो वोट किसका है ये डिपेंड करेगा कि आपका तमगा क्या है। जैसे अगर आप एमआईएम की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स महागठबंधन को डेंट करेगा। तेज प्रताप यादव, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत रेलेवेंट होंगे बहुत सीटों पर, लेकिन जहां भी होंगे अगर वो यादव वोट काटेंगे तो वो आरजेडी को डेंट करेंगे। अगर सुभाषपा पार्टी और निषाद पार्टी आते हैं तो वो ईबीसी वोट डेंट करेंगे, वो एनडीए को परेशान करेंगे। एक पार्टी आई है आईआईपी पार्टी करके, उसको महागठबंधन ने अपने साथ ले लिया है। वो छोटी सी पार्टी है, 1000-2000 वोट पर सीट की पार्टी है, लेकिन ले लिया उन्होंने। जेएमएम को ले लिया। जेएमएम उस एरिया में रेलेवेंट है, बांका साइड, जहां थोड़ा ट्राइबल पॉपुलेशन है। कटोरिया एक सीट है मेरे ख्याल से, कटोरिया एसटी रिजर्व सीट है। तो वो आप देखिए, पिछली बार जेएमएम अलायंस में नहीं था, जेएमएम भी आ गया है अलायंस में। तो ये पार्टीज का पोटेंशियल रहता है, बट आई थिंक बाय एंड लार्ज अगर हम एक बात देखें, मुझे लगता है तीसरी शक्तियों का वोट शेयर डाउन ही जाएगा पिछली बार के बनिस्पत, बढ़ेगा नहीं। क्योंकि यस, हाँ, हाँ, ये सही ऑब्जर्वेशन है कार्तिकेय जी। मुझे नहीं लगता तीसरी की तरफ बहुत, हाँ वो कहीं पे नैरो मार्जिन जहां क्लोज फाइट है हाँ, वहां पे वो शायद कर सकते हैं, हाँ, ये लेकिन ओवरऑल लाइन एग्रीगेट एग्रीगेट वोट शेयर में मुझे नहीं लगता। वो, क्योंकि जैसा कि आपने कहा ना, लोग कहते हैं हमारा वोट वेस्ट क्यों हो। हाँ वो जीत हार में फैक्टर बन जा सकते हैं, जहां पिछली बार नैरोएस्ट मार्जिन बिहार में 12 वोट का था हिलसा में। और इस तरह से 10-12 ऐसे सीट्स थे जहां 300, 500, करेक्ट, 1000 के करेक्ट, अंदर में सीटें हार जीत हुई थी। वही थी। तो उन जगहों पे, जैसे जहानाबाद का संसदीय चुनाव था, और वहां पे तेज प्रताप यादव जी ने राजद में रहते हुए एक अलग कैंडिडेट अपना खड़ा कर दिया था, और उन्होंने 8,000 वोट पोल किए, और 3,000 से इनके महागठबंधन के कैंडिडेट पिछले चुनाव में संसद का वो हार गए थे सीट। हार तो गए थे, ऐसी अच्छा, स्थितियां बन 2024 की बात कर रहे हैं हम, 2024 जहानाबाद में। अच्छा। जी। तो एक चैट में भी एक क्वेश्चन आया है कार्तिकेय जी, आई टेक दैट, कि कोई अजहर आलम जी ने पूछा है कि क्या जनसुराज महागठबंधन को ज्यादा डैमेज देते दिख रहे हैं या एनडीए को। उनका अपना ऑब्जर्वेशन है, वो कह रहे हैं कि ऐसा उन्हें लग रहा है कि ये कांग्रेस और आरजेडी को ही ज्यादा डेंट दे रहे तो हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर आप दूर से देखें आपको लगेगा अरे जनसुराज पार्टी ईबीसी का वोट भी ले रही है, दलित का वोट भी ले रही है, मुस्लिम का भी, यादव है, तो इक्वल डैमेज कर रही है। मेरा ये मानना है जो मुस्लिम यादव का वोट है वो तो डैमेज कर ही रही है महागठबंधन को, लेकिन जो ईबीसी का वोट भी वो लेगी, या अपर कास्ट का भी, वो वोट है जो बीजेपी एनडीए से नाराज था, तो या तो वो वोट नहीं करता इस बार, और या वो जाके एक चांस है कि वो महागठबंधन को दे आता। तो ऐसे में पीके एक शॉक अब्जॉर्बर का काम कर रहा है। बट वही बात है, अगर उनकी क्रेडिबिलिटी अब कम होने लग जाती है इलेक्शन से पहले, तो मुझे लगता है कि ये जो बज भी है ना, ये भी कम हो जाएगी, और ये जो ट्राई पोलराइजेशन है ये भी कम हो जाएगा। तो वो जो डैमेज है हो सकता है वो लिमिट हो जाए, क्योंकि लोग अब देख पा रहे होंगे सी थ्रू। देखिए, पीके ने एक काम तो कर दिया ना, जो मुद्दे तेजस्वी यादव के बनते थे वो मेन्यू से उठा ले गए उसको, चुनाव से कुछ महीने पहले ही। ये तुम किस बारे बात कर सकते हो, मैंने पहले ही सारी बातें कर दी। तो अब आप खुद गणित लगा लीजिए कि किसको डैमेज पहुंचेगा ज्यादा। अब ये बाय डिजाइन है या ये बाय स्ट्रेटेजी है, ये हम इस पे स्पेक्युलेट ही कर सकते हैं। बट बिहार अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्पेक्युलेशंस मिलेंगे, कई ज्यादा सही लगते हैं, कुछ गलत लगते हैं सुनने में। तो यहीं पे मैं कमेंट रोकूंगा अपना इस बात। जी जी। एक और हमारे कलीग ने पूछा है, गनौरी जी ने, कि आपका क्या व्यू है बीजेपी के द्वारा जो मैथिली ठाकुर एक सिंगर हैं, बहुत यंग एज सिंगर हैं, उनको टिकट दिया गया है, तो उससे किस तरह का मैसेज देना चाह रही है बीजेपी, या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है इसमें? इसमें देखिए, मेरा कुछ कहना है नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि कलाकारों को टिकट मिलना चाहिए या नहीं, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। मुझे लगता है स्टार पावर के नाम पे वो टिकट ले जाते हैं, जीत जाते हैं, बट फिर वो दिखते नहीं है 5 साल, मोस्टली सब ऐसा ही करते हैं।
गोविंदा जी जब बने थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपको याद होगा एक समय ऐसा आ गया था मुंबई में कि पोस्टर लगाने पड़े थे, गोविंदा मिसिंग, कि मिसिंग। हमारा सांसद मिले तो प्लीज लाइएगा, आपको हम एक धनराशि देंगे। यस। सनी देओल चुनाव जीतते हैं पंजाब में, वो पहले ही 2-3 महीने के अंदर एक चिट्ठी लिख देते हैं कि भाई मैं जा रहा हूं, मेरे बाद ये व्यक्ति संभालेंगे इस सीट को। हालांकि सांसद मैं हूं। कंगना रनौत बिल्कुल। के आप स्टेटमेंट्स देखिए जो आते हैं हिमाचल के, कि मेरे पास तो कुछ पैसा ही नहीं है, मेरे पास कुछ पावर नहीं है। तो मुझे लगता है कि हाँ, एक सुनील दत्त थे मेरे ख्याल से, जो सही में एक्टर होने के साथ साथ पॉलिटिशियन भी थे। उन्होंने जस्टिस किया अपने स्टार पावर को। मैं बहुत छोटा था उस समय, बट जो मुझे समझ में आता है, आप लोग कई लोग मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको ज्यादा अच्छा पता होगा, बट सुनील दत्त जी इज वन पर्सन हु कम्स टू माइंड व्हेन आई थिंक ऑफ एन एक्टर हु रियली टर्न इनटू अ पॉलिटिशियन, और a star who really turned into a politician। एग्जैक्टली। आई बहुत काम। थिंक ऐसे एग्जांपल्स कम हैं जो रियली अपने करेक्ट। फ्रेंचाइज और बने। कंस्टिट्यूएंसी के अब साथ। देखिए, अब रवि किशन जी हैं गोरखपुर से। यस। मैं नहीं जानता उनका कितना इम्पैक्ट है अपनी सीट पर, वो क्या करते हैं। एक वो निरहुआ जी भी बने थे बीच में, या अभी भी हैं मेरे ख्याल से। जिंगल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं बीजेपी के। तो वही, आई एम अगेंस्ट इट, बट पार्टी का कोई स्ट्रेटेजी होगा कि भाई यहाँ पे नहीं, और हमको स्पेस भी हमको इस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, जैसे अपर सदन जहाँ पे भी है या राज्यसभा है, सीटें डेजिग्नेटेड है कि कला के क्षेत्र से आप लोगों को नॉमिनेट करें, मनोनीत कर सकते हैं। 12 सीटें मनोनीत। राज्यसभा में ऐसी जी। तो व्हाई नॉट दैट, बट यहाँ पे उनकी नहीं, प्रेफरेंस। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ पंकज जी, मेरा ये मानना है कि कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना, बिल्कुल। कि उनका तो सिर्फ। इस हाँ। सेशन में आने से ठीक पहले यही चर्चा हम लोग कर रहे थे कि अगर अब देखिए, मैथिली। स्मृति ईरानी हारी अमेठी से, लेकिन स्मृति ईरानी इज अ पॉलिटिशियन ना। यस। वो ढल गई उस रंग में, है ना। तो यू कैन लाइक, मे बी आई डोंट लाइक अ फ्यू थिंग्स अबाउट द पर्सन, बट आई डू रिस्पेक्ट हर, कि उन्होंने जैसे, मुझे याद है वो एक किसी की डेड बॉडी को लेके जा रहा था, उन्होंने कंधा दिया पूरा। तो वो सोशल मैसेजिंग एक महिला होते हुए बहुत बड़ी चीज है, वो एक फीमेल एम्पावरमेंट के लिए, कि ये सारे ट्रेडिशंस में भी महिलाओं की पार्टिसिपेशन हो सकती है। तो वो बेटर है, काफी बेटर है। बट अगर आप कुछ और एग्जांपल्स देखिए तो आप बहुत डिसअपॉइंटमेंट पाएंगे। एक और सवाल मेरे मन में था कार्तिकेय जी, जो मैं पूछना चाहता था कि जो भी पार्टियां अपने वोटर बेस के साथ आइडेंटिफाई करती है अपने आप को, या उनकी पॉलिटिक्स करती है, सो कॉल्ड दलित पॉलिटिक्स, या फिर जब टिकट्स देने की बात आती है या सीटें देने की बात आती है, तो तब वो उस मुद्दे के साथ अलाइन होते हुए सीटें क्यों नहीं देती हैं या टिकट क्यों नहीं बांटती हैं? क्योंकि अक्रॉस द पार्टी लाइन आप देखेंगे, जो लोग आज, मतलब कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि हम 75% रिजर्वेशन करेंगे, हम प्राइवेट्स में भी रिजर्वेशन लेकर आएंगे, हम रिजर्वेशन का कोटा तमिलनाडु के तर्ज पे आगे ले जाएंगे। अगर वही पार्टियों के आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन को एग्जामिन करेंगे, तो पाएंगे कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन में वो रिफ्लेक्शन कहीं भी नहीं दिखता है, नीदर ऑन अदर साइड। तो इसके पीछे क्या रीजन आपको इसके लगता है? पीछे एक जो कारण समझ में आता है, टैक्टिकल पोजिशनिंग होती है हर सीट पर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक ईबीसी पार्टी है। ईबीसी पार्टी का मतलब ही ये हुआ कि उसका सिंबल और उसका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो ईबीसी से जोड़ के देखा जाता है। ठीक है। किसी भी कॉन्स्टिट्युएंसी में अगर वो जाते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे 60-70% ईबीसी हमें बिना कुछ सोचे समझे वोट दे देगा। अब मेरे को, लेकिन वो 60-70% से मैं इलेक्शन नहीं जीत पाऊंगा, तो अब मेरे को वो एक्स्ट्रा 25-30% वोट चाहिए सामने की तरफ से। तो मैं क्या करूं? कैंडिडेट। ओके। आरजेडी भूमियार को क्यों टिकट दे रहा है? राइट। क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही कोई आरजेडी बोलता है एम वाई, तो आप टिक कर ही दो। कि एम वाई को पता है कि हम चाहे हमारा एमएलए ना हो, लेकिन जब ये सत्ता में आएंगे तो ये इनकी जो पॉलिसीज है ये हमें बेनिफिट ही करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो वो सिंबल पे जा रहा है। लेकिन अब मेरा काम एमवाई से नहीं बन रहा, मुझे वो 32-35% से मेरा काम नहीं बन रहा, मुझे 40 क्रॉस करना है। तो वो 5-6% वोट के लिए मैं क्या करूंगा? कुछ मेरा नारा होगा कि चलो युवा आ जाएगा नौकरी के नारे से, पर एक ऐसा वोट होगा जो मेरे कैंडिडेट के समुदाय से, उसकी वजह से उसको वोट दे। तो वो जो लास्ट 3-4 परसेंटेज पॉइंट वोट होता है ना, उसको लाने के लिए कई सीटों पर कैंडिडेट ऐसे स्ट्रेटेजिकली दिए जाते हैं। ओके। क्योंकि आप देखिए कि इलेक्शन इज अ गेम।
गेम इकोनॉमिक्स के टर्म में बोल रहा हूँ, गेम थ्योरी जिसने पढ़ी है, एक हम्म, वन वे चीज नहीं है इलेक्शन। राइट। रिजर्वेशन आपने नौकरी में दे दिया, आपकी नौकरी हो गई, चला गया। यहाँ पे गेम है, मतलब आप कुछ पासा फेंकेंगे, सामने से भी एक पासा आएगा, तो आपको हम्म, उस पासे को अकाउंट करके अपना पासा फेंकना है। तो ये सुनने में मैं जो बोल रहा हूं वो बहुत लगेगा कि आइडियलिस्टिक नहीं है, लेकिन यही रियलिटी है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की। अगर यही हम एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होते जहां पे सीटों के आधार पे नहीं, मान लीजिए जिसकी जितनी परसेंटेज वोट है उसको उतनी सीटें मिल जाएंगी, तो सिचुएशन बहुत अलग होती। हम्म। एक रौनक ने कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं शायद, प्लीज रौनक। हेलो। हाँ, मेरा एक सवाल है। बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी को किस तरह से देखते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी लास्ट असेंबली इलेक्शन में भी फिफ्थ लार्जेस्ट पार्टी थी, और इस बार भी उसको पिछले बार से ज्यादा सीट दिया जा रहा का है। स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त रहा है कम्युनिस्ट पार्टी का पिछले 2 बार से, फैंटास्टिक बिल्कुल। स्ट्राइक रेट, और बहुत ही रिलायबल पार्टी है मुझे लगता है। या वो ऐसी पार्टी का काडर जुड़ जाता है ना, तो वो वोट ट्रांसफर भी करा देता है और ले भी आता है। वो उस इलाके में मगध भोजपुर के काम कर रहे हैं, वो करते जा रहे हैं, या तो उनको पैसे वैसे की आवश्यकता भी नहीं है, उनका एक नॉर्मल पंचायत वर्कर भी एमएलए बन जाए। हम्म। तो जैसा कि अभी मुझे लगता है मुकेश जी ने कहा कि ऐसी बहुत ही कम पार्टियां हैं जिसके आधार जिनको आप कह सकते हैं कि ये टिकट नहीं बेच रहे हैं। तो लेफ्ट वैसे, तो मुझे लगता है लेफ्ट बहुत गुडविल लेकर आती है ईबीसी दलित तबके में, और वोट ट्रांसफरेबिलिटी अपने इलाकों में बहुत अच्छी लेकर आती है। यस। लार्जर पॉलिटिकल नैरेटिव में कैसे देखते हैं, मतलब डाउन द लाइन में बी 20-25 ईयर्स आफ्टर दैट, गिवन कि बिहार में ऐसे भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी काफी डीप रूटेड है। चाहे आप किसी भी पार्टी की बात करें, आरजेडी उसी को फॉलो करता आया है। नीतीश कुमार हमेशा बोले हैं कि वो कर्पूरी ठाकुर के छात्र रहे हैं, और जेपी से रौनक, इसका इसका सवाल पता है कब क्लियर होगा? जैसे ही जेडीयू सीन से हट जाएगी, जो कि बहुत जल्दी होने वाला है मेरे अनुसार। नीतीश जी के पास जेडीयू का कोई फ्यूचर नहीं दिखता मुझे, हम्म। और अगर होगा भी तो वो बहुत ही पेल शैडो रह जाएगी अपनी, जैसा मेरे को अभी समझ में आता है। तो जैसे ही वो होगा पतन जेडीयू का, तो 3-4 वोट बैंक फ्री हो जाएंगे, ईबीसी, महादलित, महिला। हम्म। ऐसे में कांग्रेस जैसे पोजीशन कर रही है अपने आप को ईबीसी और महादलित के के बरक्स, वो बेनिफिट कर सकती है, लेफ्ट बेनिफिट कर सकती है, बीजेपी बेनिफिट कर सकती है। आरजेडी को जो अभी तक तैयारी करनी चाहिए थी अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए एमवाई के बियॉन्ड, वो शायद नहीं कर पाई है उतनी। तो लेफ्ट का मुझे लगता है बिहार में ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन तभी होगा अगर वो जो वैक्यूम छोड़ के जाएंगे नीतीश कुमार, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए जल्दी मूव करती है बाकी एरियाज में, और एक ईबीसी दलित का कंसोलिडेशन क्रिएट करती है। लेकिन वहां मुझे कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग क्लेमेंट दिखती है, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, तो हम्म। शायद लेफ्ट और कांग्रेस का एक फ्यूचर साथ में ज्यादा अच्छा दिखता है, मे बी नॉट लेफ्ट अलोन, क्योंकि कांग्रेस भी अब हम्म। लेफ्ट की ही पॉलिटिक्स कर रही है, आप देखिए। राइट। बिल्कुल। इतना राइट हो गया है कि सब कुछ लेफ्ट नजर आता एग्जैक्टली, है। बिल्कुल। थैंक यू। मुकेश भाई का एक फॉलो अप कुछ था, व्हाट हैपेंस टू द आइडियोलॉजिकल और प्रिंसिपल बेस्ड पोजीशन इन दिस इलेक्शन? प्रिंसिपल, आइडियोलॉजिकल और, हाँ, हाँ। ये मुझे मुकेश जी एक बात समझाइए पहले, आप आइडियोलॉजिकल पोजीशन किस बात पे रह गई है आज की डेट? सिर्फ धर्म को छोड़ के, रिलीजन को छोड़ के, कि एक पार्टी चाहती है बहुत ही एक कंजर्वेटिव आइडिया है उसका, और बाकी पार्टीज का कुछ और आइडिया है कास्ट के बेसिस पे शायद, यस। जी। और वो भी कईयों का अप्रोप्रिएटेड है और कईयों का बहुत ऑर्गेनिक है। ठीक है, ये मुकेश सहनी जो सन ऑफ मल्ला बनते हैं, ये कहाँ थे 10-15 साल पहले? ये तो कोई मल्लाहों में सोशल वर्कर तो है नहीं कि ये उन्होंने 25-30 साल, मुझे नहीं पता, दैट्स माय नॉलेज, आई मे बी रॉन्ग। तो मुझे लगता है कि आइडियोलॉजी ना सुनने में अच्छा लगता है। आप देखिए इकोनॉमिक आइडियोलॉजी आज की तारीख में भारत में दोनों ही तरफ बिल्कुल सेम, दोनों ही तरफ डर रहे हैं ग्रोथ की बात करने में, सारी बात जो हो रही रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही। 2014 का चुनाव ऐसा चुनाव था जहां मुझे उम्मीद थी कि एक प्राइम मिनिस्टर ऐसे आएंगे जो ग्रोथ की भी बात करेंगे, और रिडिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही, लेकिन अब वो भी बात नहीं करते। और प्लस इनफैक्ट हम लोग कैपिटलिज्म को हेल्दी नहीं और अनहेल्दी कैपिटलिज्म अडॉप्ट कर रहे हैं, जितनी पावर हम कुछ कॉर्पोरेट्स को दे रहे हैं।
तो आइडियोलॉजिकल पोजीशन कहाँ रही यहाँ पे? इकोनॉमिक आइडियोलॉजी मुझे नहीं दिखती। हाँ, फिर बचती है सोशल आइडियोलॉजी। मैंने जैसा कि पहले कहा, वही आइडियोलॉजी बच जाती है कि एक पार्टी चाहती है रिलीजन पे कंजर्वेटिव एक एजेंडा उनका है, और एक साइड चाहती है कि हम कास्ट बेस्ड जस्टिस पे बात करें। तो वो तो मुझे लगता है रहेगा। हालांकि बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही कि उसका जो एक ग्रैंड नैरेटिव है रिलीजन का, उसके नीचे उसके माइक्रो कास्ट बेस्ड नैरेटिव चलते रहते हैं, बिल्कुल चलते रहते हैं। वो कहीं दलित वोट, कहीं ईबीसी वोट टारगेट करती रहती है। तो आइडियोलॉजी को लेकर मैं थोड़ा सिनिकल हूं, क्योंकि मुझे सोशल आइडियोलॉजी में वेज के अलावा कोई आइडियोलॉजी डिफरेंस दिखता नहीं है। दोनों फॉर्मेशन तो किसी भी स्टेट में आप जाइए, आप मुझे बताइए इकोनॉमिक पॉलिसी में कहाँ शार्प डिफरेंस है? मुझे नहीं दिखता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑलमोस्ट सेम जो आइडिया वो परस्यू कर रहे थे एजेंडा, वो वही ये भी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीए का टाइम रहा हो या एनडीए का टाइम रहा हो। तो एनीवे, अगर कोई और क्वेश्चंस नहीं है, वी फॉरेन आर ऑल। पॉलिसी में भी आप देखिए कोई बहुत मेजर शिफ्ट नहीं आता, गवर्नमेंट चेंज होती है तो आइडियोलॉजी का पहले हमें डेफिनेशन समझना पड़ेगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट। एक पार्टी कहती है कि आप संविधान के खिलाफ हैं, आप एमएलए तोड़ते हैं। कांग्रेस कहती है ना बीजेपी को। तो कांग्रेस से कोई पूछे 2018 में अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में बनी, सारी बीएसपी खा गए, वो 12 के 12 एमएलए खा गए 18 में से। तो फिर आप किस आइडियोलॉजी में खड़े हो रहे हैं? तो बात वही है कि क्योंकि सबके नाव में छेद है ना, एक्सेप्ट ऑन रिलीजन, कि एक पार्टी ऐसी है जो बहुत कंजर्वेटिव एजेंडा लेके चल रही है, और दूसरी साइड ऐसी है जो थोड़ा एक एजेंडा लेके चल रही है कि नहीं हमें एक लिबरल रिजीम चाहिए। बस वही एक डिफरेंस। कास्ट पॉलिटिक्स दोनों दोनों साइड ही करती हैं, प्रो पोर दोनों साइड ही करती हैं, रिजर्वेशन दोनों ही नहीं हटा सकती, आप बढ़ा दोनों सकती हैं। तो ग्रोथ की बात दोनों ही नहीं करना चाहती। तो मैं थोड़ा ना इसमें एक लेयर आपको देता हूँ, जो कि देखिए, अ, बिहार के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, अधिकांश मेडिकल कॉलेजेस में जब किसी छात्र का एडमिशन होता है, ऑल इंडिया कोटा से होता है, जो कि सीबीएसई फॉलो करते हैं हम लोग, और उनको अपने नामांकन के हिसाब से हॉस्टल अलॉट हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो कागजों पे है, रहते हैं वो या तो भूमियार की हॉस्टल में, या यादव वाले हॉस्टल में, या बनिया वाले हॉस्टल में। तो पूरी की पूरी हॉस्टल वार ये है। और मैंने मेडिकल की इसलिए नाम दी कि जो अच्छी पढ़ाई कराने वाले जो आज संस्थान हैं बिहार में और सरकारी विभाग में, वो मेडिकल कॉलेजेस हैं और मेरिट के लोग जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा, तो मैंने कहा कि ये जो जो जात का जो लेंस है, वो लेंस चिपका हुआ लेंस है। मतलब उसको आप समझिए कि ये समझने की जगह कि उसको कौन एक्टर उसमें कोई काम कर रहा है। हम अगर जात की बात कर रहे हैं तो फिर हमें एक सर्टेन पार्टी की तरफ बात करना है, जबकि वो पार्टी भी शायद वो जात को परपेचुएट कर रही है गेंस के लिए। हम्म। तो तो मेरा यहां से यही सवाल था कि भाई इन लोगों को अगर हम एक प्रिंसिपल पोजीशन ना ले पाए, और अभी राइट टाइम इसलिए है, थोड़ा सवाल मेरा लंबा हो रहा है बट इसलिए है कि अभी जो जितने भी हमारे पास पिलर्स हैं पॉलिटिक्स के, वो अवसान पे हैं। नीतीश जी हों, लालू का जो क्षेत्र है, क्योंकि नीतीश के साथ जाने के साथ मैं देख रहा हूँ नीतीश का जाना मतलब आरजेडी के भी जाना हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो वो छाया और प्रतिछाया है। नीतीश के जाने के बाद कोई स्पेस मैं नहीं देखता हूँ आरजेडी के लिए, उस तरह का बड़ा रहेगा। मेरा अपना अपना समझ है। तो शायद इस समय हम ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स कैसे कर पाए जहां पे हम बता पाए कि भाई ठीक है, ये अगर है तो इसको कैसे ब्रेक किया जाए। बट ये होता हुआ देख नहीं रहा हूं मैं।
तो ये थोड़ी चिंता, मोर ऑफ चिंता है। क्योंकि मुकेश जी मैंने वही कहा ना, इलेक्शन का टेम्पलेट तो बदल ही नहीं रहा ना। पिछली बार एक थोड़ी सी उम्मीद आई थी जब नौकरियों पे चुनाव बन गया था, तो तेजस्वी यादव अक्रॉस कास्ट लाइंस लोगों को युवा बना के वोट करवा पाए थे। इसमें एक चीज मैं जोड़ूंगा, बिहार में आप देखिए महिलाओं की जात तो नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स की गई, जेंडर पॉलिटिक्स की गई। कोई युवा पॉलिटिक्स करने को तैयार क्यों नहीं है? कोई एस्पिरेशन की पॉलिटिक्स करने को तैयार क्यों नहीं है? क्या वोटर नहीं आते बाहर? क्या वो साइज कम है? मैं नहीं जानता। लेकिन ये तभी होगा, इसे हम कहते हैं एक्सेस ऑफ कॉन्टेस्टेशन। एक्सेस ऑफ कॉन्टेस्टेशन को बदलना पड़ेगा कि ठीक है जाति कहीं नहीं जाएगी, मैं मानता हूं कि जाति एक सामाजिक सच्चाई, एक आर्थिक सच्चाई भी है जाति, लेकिन केवल वो एक सच्चाई नहीं है ना। हम कहते हैं जाति गलत चीज है, जाति को हटा दो, मेरा कहना गलत उल्टा है। मेरा कहना है जाति को मत हटाओ और चीजें जोड़ो। यस। There are so many dimensions on which you can contest elections, but you choose the simplest one because you are lazy, you are risk averse, और वो कंफर्टेबल है। तो वो लोगों में जब तक एक बात नहीं आती कि देखिए अंत में क्या है मुकेश जी, मेरा ये मानना है कि दो तीन सच्चाइयां ऐसी हैं जो हम बचपन से लेकर बड़े होते हैं, जाति और धर्म और लिंग। लेकिन लिंग में भी क्या है, हमारी क्योंकि एक इवॉल्विंग सोसाइटी है, तो कोई कोई जेंडर ऐसे हैं जो पीछे रह गए थे, कोई आगे आ गए, तो उनकी मोबिलाइजेशन भी होती रहती है विद टाइम। लेकिन आप अपने आप को एज इंजीनियर आइडेंटिफाई करने से बहुत कंफर्टेबल ये महसूस करते हैं कि मैं यादव हूं, क्योंकि वो सच्चाई आप बचपन से सुनते आ रहे हैं अपने बारे में, और आपके आसपास एक ऐसा कुनबा है जिस पर आप भरोसा करते हैं क्योंकि आप यादव हैं। आप अपने आसपास के इंजीनियर्स पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो आइडेंटिटी आपकी लाइफ में बहुत समय बाद बनी। अगर आप आज 35 साल के हैं तो आप इंजीनियर 10 साल पहले बने, लेकिन यादव आप 35 साल से हैं। वैसे ही हिंदू मुस्लिम आप 35 साल से हैं। तो वो आइडेंटिटीज आपको बहुत कंफर्टेबल लगती हैं, लेकिन चैलेंज वही है, वहां से तोड़कर पूरे प्रिज्म को आपको इंजीनियर वाले आइडेंटिटी पर लेकर आना। बट कौन करेगा? केजरीवाल जी ने दिल्ली में एस्पिरेशन की पॉलिटिक्स करी और देखिए जीते वो, लेकिन छोटा राज्य है वो। तो मुझे लगता है कि पार्टीज को आप ऐसे देखिए कि वो भी कंस्ट्रेन्ड है इस बात से कि एज वोटर्स आप कैसे सोच रहे हैं, लेकिन उनका दायित्व भी है। तो ये एक स्ट्रक्चरल डिबेट है जो हमको करना चाहिए कि इसमें कितनी वोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी पार्टी की। ये कुछ ऐसा है कि आप टीवी पर जो बकवास आता है, कभी कभी फालतू चीजें आती हैं, तो वो बोलेगा अरे ऑडियंस देखना चाहती है इसलिए हम दिखाते हैं। लेकिन एज ऑडियंस आप बोलेंगे अगर आप अच्छा दिखाओगे तो हम अच्छा भी देखेंगे, हमें ऑप्शन तो दो। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जाति एक सच्चाई है, लेकिन वो केवल वो सच्चाई नहीं है, हमें और डायमेंशंस जोड़ने हैं चुनाव में। तो फिर जाति की अहमियत कम हो जाएगी, लेकिन वो रहेगी, ठोस अहमियत रहेगी, लेकिन वो 100% माइंड स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगी। सेम गोज विद रिलीजन। तो ये मेरा आंसर, आई होप आई एम सेटिस्फाइड टू सम एक्सटेंट जो आप पूछ रहे हो। या मेक सेंस, मेक सेंस। आई थिंक थैंक यू। आलोक इस पे कैप करेंगे, ये लास्ट सवाल होगा क्योंकि वी आर ऑलरेडी एट 4:10। तो आलोक क्विकली आप अपना सवाल बता दीजिए। यस सर। मेरा सर एक छोटा पॉइंट ऑफ व्यू था कि जिस तरीके से हम अभी तक देखते आए हैं कि पॉलिटिक्स बिहार में किस तरीके से डेवलप हो रही है, और सबसे ओल्ड मान ले तो, लेकिन इसमें जो सर ने बताया कि जितने भी डायमेंशंस ऐड करने हैं वो पीके के द्वारा ऐड हो रहे थे, हो रहा है। लेकिन ये चीजें अभी फिलहाल उनके इलेक्शन न लड़ने से ये डिटोरिएट होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये कहीं ना कहीं मैं सर, आपसे बिल्कुल सहमत हूं आलोक। देखिए जैसा कि मैंने कहा, अगर 5 डायमेंशन है इलेक्शंस लड़ने के, तो आपकी पार्टी को पांचों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ी जाति की बात भी होगी, थोड़ी प्रोफेशन की बात भी होगी, थोड़ी जेंडर की बात भी होगी। ये सब तो मैं तो मानता हूं कि इस्टेब्लिश्ड पार्टीज भी ये कर सकती हैं, लेकिन आलस है मेरे हिसाब से, या लैक ऑफ रिसोर्सेज है, या मैं नहीं जानता क्या कारण है। पीके के लिए पीके क्या कर सकते हैं? पीके याद दिला सकते हैं पार्टीज को, आप 5 में से 1 डायमेंशन पे लड़ रहे हैं बॉस, या 2 पे। मैं एक नया डायमेंशन लेकर आ रहा हूं, लोग कितने उत्साहित हो रहे हैं।
लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि पीके ये चुनाव जीत जाए केवल उस डायमेंशन पे, तो वो पॉसिबल नहीं। एग्जैक्टली सर। पीके आपको याद दिला सकते हैं कि आपके बुके में 5 फूल हो सकते थे, आपके पास 2 हैं, देखो मैंने 1 फूल से बुके बनाया है अपना, कितना अच्छा लग रहा है। वो पूरा नहीं बनेगा। लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड पार्टी है, ये उसको देखना है कि हमारे पास एक एडवांटेज है टू बिगिन विद, कि 1-2 फूल हमारे बुके में ऑलरेडी हैं, हमें जोड़ने हैं। आपको क्या लगता है मोदी जी का 14 का चुनाव किस आधार पे जीता गया था? उन्होंने वो जोड़ा, एस्पिरेशन को जोड़ा उन्होंने। उनका धार्मिक वोट था, थोड़ा उनका जाति का वोट आया और थोड़ा उनका एस्पिरेशन का वोट आया, आ गया, वो बन गया ना गेम पूरा। तो मेरे को लगता है कि ये इस फ्रेमवर्क पे अगर थोड़ी एस्टैब्लिश पार्टीज और सोचें तो काफी अब मेरा ज्यादा इंटरेस्ट, अब मैं देखूंगा कि अखिलेश यादव क्या करते हैं अगले यूपी चुनाव में, क्योंकि वो भी एक ऐसे लीडर है जिनके पास पोटेंशियल है। बिल्कुल। देखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा हाँ लगा जी। आप सबसे बात करके एक बार फिर। हाँ जी। थैंक यू सर। Thank you. Over to Ganori and Purnima, please. तो शिवानी विल हाँ, sorry. put up hand. Thank you so much. ये डिस्कशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था मेरे लिए, स्पेशली क्योंकि जीविका में जब मैं काम कर रही थी 3 साल, तो ये कहा जाता था कि इलेक्शन कोई भी जीते, सीएम तो नीतीश ही बनेंगे। सो आई थिंक अब वो बोर्डम और अब वो फटीग आ चुका है नीतीश को लेकर भी, एंड होपफुली चीजें चेंज होंगी इस इलेक्शंस में। बेसिकली स्ट्रेटेजिक बोर्डम के वजह से शायद ये ना हो पाए, बिकॉज हर एक चीज वही है, सब चीजें सेम ही है, एंड आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस। तो दैट माइट नॉट हैपन दिस ईयर, बट डेफिनेटली एक फटीग आ चुकी है बिहार के इलेक्शंस में, और जब भी फटीग आता है तभी एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है एंड समथिंग रियली चेंजेस। सो आई होप एंड आई प्रे दैट हैपेंस फॉर बिहार। फॉर टुडेज, आज के डिस्कशन के बारे में, आई थिंक देयर वर 4-5 मेन टॉपिक्स, एंड यू नो इफ आई से जो हमने डिस्कशन किया, मेनली स्टार्टिंग विद गठबंधन के डायनामिक्स क्या होंगे, किस तरीके से चीजें बदल रही हैं आज और कल में भी चीजें बदल सकती हैं ये चीजें, कैंडिडेट सिलेक्शन और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रही हैं, जाति ऑफ कोर्स और वोट बैंक्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, और स्ट्रेटेजिक बोर्डम जिसके बारे में हमने लास्टली बात की है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक कनेक्शन था हमारे पूरे सेशन का। आई थिंक इस सारी चीजों को इस तरीके से देखा जा सकता है कि एज यू सेड, जाति को इंसान से अलग नहीं किया जा सकता है, पर दूसरी चीजों को इम्पोर्टेंट बनाई जा सकती है जिंदगी में और लोगों के लिए। और एज यू कैन सी, हम यहाँ पे है एज एपीयू के स्टूडेंट्स, तो हमारे लिए जाति इसीलिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, लिटरेसी इम्पोर्टेंट है, बाकी के टॉपिक ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शायद ये हम कभी कर पाए या फिर बिहार के इलेक्शंस में ये हो पाए। थैंक यू so much Karthikeya ji for this discussion. Thank you so much Pankaj ji for this wonderful moderation, and everybody who asked such insightful questions. Ganari ji ko bhi thank you for all the technical assistance, and Abdut ko bhi. So thank you very much. I'll just add one thing, Shivani, before we leave. Good questions beget good answers. कभी कभी हम जैसे लोग हम लोग का दिमाग वेट कर रहा होता है अच्छे सवाल के लिए, तो आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छे सवाल पूछे। कई बार हमको जवाब देते थे क्लैरिटी मिल जाती है कि अरे हम ही सोच रहे थे, पता ही नहीं था, वो सब कॉन्शियस में था। तो मुझे लगता है मुकेश जी का जो आखिरी सवाल था, जब मैं उसका जवाब दे रहा था, मुझे भी नहीं पता वो मैं कैसे सोच रहा था उस बात, मैंने सोचा था नहीं उस एनालॉजी के आधार पे, बट वो क्योंकि सवाल इतना अच्छा था तो जवाब ऐसे निकल आया। थैंक यू सो मच। Thanks. Bye bye. Hey, thank Happy you. Diwali, everyone. Bye bye.